हाँ एवरीवन, गुड इवनिंग। क्लास में आपका स्वागत है फिर से। पिछली क्लास में हम लोग उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था देख रहे थे, है ना। तो उसको हम लोग अब राजनीतिक काल पढ़ चुके थे। आगे चलिए सामाजिक जीवन पढ़ते हैं। तो इसमें 4 भागों में पढ़ेंगे इसको, है ना। राजनीतिक पढ़ लिए हैं, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक। तो सामाजिक व्यवस्था में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका स्वरूप कैसा था, है ना। तो जैसा कि उसमें देखा है ऋग्वेद कालीन व्यवस्था में कि उसमें भी क्या था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। तो यहाँ भी सेम ही रहेगा, है ना। यहाँ भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था रहेगी, है ना। पितृसत्तात्मक व्यवस्था का मतलब ये है कि जो समाज में धुरी रहेगी वो पुरुष प्रधान समाज की रहेगी, है ना। तो ये रहेगा। फिर आगे हम लोग चलिए देखते हैं स्वरूप, है ना। वर्ण व्यवस्था देखते हैं। तो वर्ण व्यवस्था क्या थी कि यहाँ वर्ण व्यवस्था अब जन्म से निर्धारित होती थी, है ना। वहाँ क्या होता था कि कर्म से होती थी। मतलब जो व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता था, तो जहाँ पर जो व्यक्ति जहाँ जन्म लेता था उस हिसाब से उसके कर्म निर्धारित हो जाते थे जन्म से ही। ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण कर्म करेगा, है ना। तो यहाँ पर अब जो इसका आधार रहता है वर्ण व्यवस्था का, वो मुख्य रूप से देखा जाता है क्या, वंशानुगत, ठीक है ना। तो वंशानुगत व्यवस्था हो गई। अब चलिए देखते हैं कि इतरेय ब्राह्मण में क्या है। इतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है वर्णों के कर्मों के संबंध में, है ना। वर्णों के कर्म संबंध में। ये ब्राह्मण साहित्य है ना। तो इसमें कर्म के संबंध में क्या उल्लेख प्राप्त होता है कि जो ब्राह्मण रहेंगे, है ना। चलिए जो ब्राह्मण रहेंगे उनका काम रहेगा ज्ञानार्जन, विद्या अध्ययन करना, ज्ञानार्जन करना, ब्राह्मणों का कर्म बताया गया है ना इतरे ब्राह्मण। फिर क्षत्रिय के कर्म है, वो योद्धा होंगे, है ना, भूमि स्वामी होंगे और देश के रक्षक होंगे, है ना। योद्धा, रक्षक, भूस्वामी। वैश्य के कर्म बताए गए हैं कि जो उद्योग धंधे, है ना, कृषि अर्थव्यवस्था संबंधी जो चीजें हैं वो वैश्यों की हैं, है ना। कृषि, उद्योग धंधे, आर्थिक क्षेत्र। फिर शूद्रों के लिए यहाँ पर एक वर्ड प्रयोग किया गया है ना। वो कौन सा शब्द है, अन्यस्य प्रेष्य। अन्यस्य प्रेष्य, इसका मतलब होता है कि ये तीनों जो ऊपर के वर्ण हैं, ये त्रिवर्ण जो ऊपर के हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, ये इनके दास से होंगे, है ना। मतलब ये सेवक होंगे, शूद्रों के लिए सेवक बताया गया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये, अब यहाँ पर क्या होता था कि ये जो 3 ऊपर के वर्ण है, इन्हीं को उपनयन संस्कार का, है ना, अधिकार था। शूद्रों को उपनयन की अनुमति नहीं थी, शूद्रों को। और यहाँ पर महिलाओं को भी उपनयन के अधिकार से वंचित कर दिया गया था ना। तो महिलाएं और शूद्र, इनको अब हटा दिया गया था, ठीक है। चलिए फिर उपनयन के संबंध में थोड़ा देख लेते हैं कि
जो उपनयन संस्कार था, तो ब्राह्मणों के लिए उसकी एज थी क्या, 8 साल, 8 वर्ष, ठीक है। क्षत्रिय के लिए वो एज थी 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष। यहाँ पर क्या था कि इनकी ऋतुएं भी अलग अलग थी। जो संस्कार होता था ये, तो ये ब्राह्मणों का होता था बसंत ऋतु में, बसंत, क्षत्रिय का होता था ग्रीष्म में, और इनका शुद्ध वैश्य का कब होता था, शीत ऋतु में। और जो जिस धागे का प्रयोग किया जाता था वो भी अलग है ना। यहाँ पर क्या था, ऊन था, सॉरी सूत था, सूत के धागे का, यहाँ सन था और यहाँ ऊन के धागे से, ठीक है। और देख लिए हैं शूद्रों को प्रतिबंध का अधिकार प्राप्त नहीं था, ठीक है। तो चलिए अब इससे आगे देखते हैं ना। तो अब देखते हैं हम लोग महिलाओं की स्थिति, है ना। चलिए तो महिलाओं की स्थिति का पतन हुआ। जो ऋग्वैदिक कालीन महिलाओं की स्थिति उसकी तुलना में अब इसका ह्रास हुआ, है ना। तो अब क्या था, उपनयन संस्कार का अधिकार अब महिलाओं को प्राप्त नहीं था, है ना। तो उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया था। साथ ही साथ क्या था, यज्ञ में अब साथ में भाग नहीं ले सकती थी, तो यज्ञ की अनुमति नहीं थी, है ना। और वेद अध्ययन की भी अब अनुमति नहीं थी। लोग देखें कि उपनयन संस्कार शूद्र महिलाओं, है ना, दोनों को अब उपनयन संस्कार से वंचित, और साथ ही साथ यज्ञ और वेद अध्ययन की भी अब अनुमति नहीं थी। यहाँ पर एक चीज और थी कि यहाँ बहुविवाह, विधवा विवाह, अंतर्वर्णीय विवाह, दहेज प्रथा, नियोग प्रथा, ये सब चीजें ये समाज में व्याप्त थी, है ना। बहुविवाह, पॉलीगैमी, हम लोग जानते हैं, एक से ज्यादा विवाह की अनुमति थी, है ना। विधवा का विवाह पुनर्विवाह कर दिया जाता था, ठीक है। अंतर्वर्णीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज की भी अनुमति थी। दहेज प्रथा हम लोग जानते ही हैं। नियोग प्रथा क्या था, संतान उत्पत्ति न होने पर ऋषियों या देवताओं द्वारा संतान की उत्पत्ति होती थी, नियोग प्रथा थी। तो ये भी समाज में प्रचलित थी, है ना। तो इनकी सबकी अनुमति थी, ठीक है। चलिए, और साथ ही साथ क्या था कि यहाँ पर क्या था, सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा। ये सब समाज में प्रचलित नहीं थी, है ना। तो हम लोग देख लिए, ये थोड़ा सा महिलाओं के संबंध में हो गया। अभी और जो साहित्य हैं उनमें देखिए महिलाओं के लिए क्या बताया गया है, थोड़ा उसको देखते हैं कि अथर्ववेद, अथर्ववेद में इनकी निंदा की गई है ना। पुत्री जन्म को ही निंदनीय बताया गया है। साथ ही साथ और ब्राह्मण साहित्य इस तरह के हैं जो जैसे आपका मैत्राणी संहिता, इसमें भी पुत्रियों को क्या बताया गया है, मदिरा के समान छूत बताया गया, मदिरा एवं छूत के समान कहा गया, ठीक है।
तो अब इनसे ये दिखाई देता है कि मतलब महिलाओं की स्थिति अब कमज़ोर हो गई थी, है ना, और अब इनकी स्थिति में ह्रास हुआ। चलिए आश्रम व्यवस्था के संबंध में थोड़ा सा देख लेते हैं ना। सामाजिक जीवन में 4 तरह की आश्रम व्यवस्था समाज में व्याप्त है ना। तो पहला था इसमें आपका ब्रह्मचर्य आश्रम था, ठीक है। फिर था गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ था, वानप्रस्थ, और फिर था संन्यास। तो ऐसा माना जाता था कि लगभग 100 वर्ष मनुष्य की आयु है ना। तो औसत 25-25 साल के ये चारों आश्रम की व्यवस्था की गई थी कि इंसान औसत 100 साल जिएगा, तो हिसाब से 25-25 साल लगभग अनुमान रूप से इसको बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ क्या करता था कि ब्रह्मचर्य आश्रम में वो विद्या अध्ययन करता था और इस तरह की चीज़ों का ज्ञानार्जन करता था, तो उससे वो ज्ञान प्राप्त करता था, ठीक है। फिर पारिवारिक जीवन में वो अपना निर्वहन करता था गृहस्थ आश्रम में आके। वानप्रस्थ में थोड़ा अपना एकांत में चिंतन मनन इस तरह का कायम करता था, समाज जीवन से थोड़ा दूर कर होकर, तो ये वानप्रस्थ था। और संन्यास में पूर्ण रूप से सामाजिक जीवन का त्याग कर देता था ना, और उसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति होता था। तो ये इस तरह की 4 व्यवस्थाएं प्राप्त होती हैं ना। तो ये थोड़ा सा ये आश्रम व्यवस्था है ना। फिर चलिए हम लोग देखते हैं, इसी में है पुरुषार्थ। 4 प्रकार के पुरुषार्थ भी बताए गए हैं ना। तो पुरुषार्थ क्या क्या है? 4: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। अब क्या है, इसी में 16 संस्कार और 8 विवाह की जानकारी प्राप्त होती है ना। तो अब आगे हम लोग 16 संस्कार और 8 विवाह के बारे में देखें, है ना। तो तब तक के लिए